प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं अरुणा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर का सेकंड भाग इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आय की मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्वों में से जब हम और सब तत्वों को स्थिर मान लेते हैं और केवल आय में परिवर्तन करते हैं तो उस आय में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे हम आय की मांग लोच कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन आय में प्रतिशत परिवर्तन, या इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि डेल्टा x अपॉन x अपॉन डेल्टा i अपॉन i के माध्यम से इससे हम आय की मांग लोच ज्ञात कर सकते हैं। आय लोच की प्रकृति कि इनकम इलास्टिसिटी की किस प्रकार की नेचर अलग अलग वस्तुओं के संबंध में किस प्रकार की प्रकृति होती है। साधारणतया आय लोच धनात्मक होती है क्योंकि हम सब जानते हैं आय बढ़ने पर वस्तु की मांग मात्रा भी बढ़ती है। जैसा कि इस वाले डायग्राम में आपको शो हो रहा है, श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच पॉजिटिव होती है, यानी आय बढ़ती है तो साथ साथ वस्तु की मांग मात्रा भी बढ़ती है। पर अगर वस्तु इस तरह की है जो कि तटस्थ वस्तु है, निष्प्रभाव वस्तु है, तो उस स्थिति में सेकंड डायग्राम देखिए, आय बढ़ने पर भी मांग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस स्थिति में आय की मांग लोच शून्य होती है। तीसरी स्थिति, जबकि घटिया वस्तु है, गिफिन वस्तु है, घटिया वस्तु है, तो उस स्थिति में आय बढ़ने पर मांग मात्रा बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि व्यक्ति आय बढ़ने पर अधिक श्रेष्ठ वस्तु का उपयोग करने लगते हैं, वो निकृष्ट या घटिया वस्तु का उपयोग घटा देते हैं, तो उनके संबंध में आय की मांग लोच ऋणात्मक होती है। इस प्रकार तीन तरह की आय की मांग लोच हो सकती है। अब है नेक्स्ट मांग की आय लोच की श्रेणियाँ या डिग्रीज। ये 5 प्रकार की होती है, कीमत लोच की तरह ही। फर्स्ट है आपके अनंत लोचदार, सेकंड इकाई से अधिक या सापेक्षतया लोचदार, थर्ड है इकाई के बराबर लोचदार, और फिर फोर्थ है उसके बाद में इकाई से कम लोचदार, और उसके बाद में नेक्स्ट पूरी तरह से बेलोचदार डिमांड। पहला वाला डायग्राम जैसे शो कर रहा है, इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो भी मांग मात्रा बढ़ रही है, तो उसे अनंत आय लोच कहते हैं। दूसरी वाली स्थिति में, दूसरे डायग्राम में आप देखिए, आय में परिवर्तन कम है लेकिन मांग मात्रा में परिवर्तन ज़्यादा है। तीसरे वाले डायग्राम में आय में परिवर्तन का अनुपात और मांग मात्रा में परिवर्तन का अनुपात दोनों बराबर है, तो वो इकाई के बराबर आय लोच कहलाएगी। चौथे वाले डायग्राम में देखिए, आय में अधिक परिवर्तन होता है लेकिन उसके प्रत्युत्तर में मांग में परिवर्तन कम है, तो उसको सापेक्षतया बेलोच आय की लोच कहेंगे। पांचवें वाले डायग्राम में देखिए, आय बढ़ रही है लेकिन मांग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वह पूर्णतया बेलोचदार आय की लोच कहलाएगी। इस तरह से आय लोच या इनकम इलास्टिसिटी की 5 प्रकार की श्रेणियाँ होती है और उसकी प्रकृति में 3 प्रकार पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो शामिल होते हैं। ये सब है आय की मांग लोच, यानी मांग जो कि आय से आय की मात्रा के आय के प्रतिशत परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मांग की तिरछी या आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की तिरछी या आड़ी लोच संबंधित वस्तुओं के बीच में मांग की लोच को ज्ञात करती है। इसमें हम एक वस्तु की कीमत को लेते हैं और दूसरी वस्तु की मांग मात्रा को लेते हैं।
ये संबंधित वस्तुएं एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तुएं भी हो सकती है और एक दूसरे की पूरक वस्तुएं भी हो सकती है। तो उसमें से एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का कितना प्रभाव, कितने प्रतिशत प्रभाव मांग मात्रा पर पड़ता है, वो हम मांग की आड़ी या तिरछी लोच के अंदर देखते हैं। इस विचार को सर्वप्रथम मूरे ने प्रस्तुत किया, बाद में रॉबर्ट टिफिन ने इसको और अधिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया। मांग की तिरछी लोच ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे हमने दो वस्तुएं ली x और y, तो x वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन y वस्तु की कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। ये देखिए इसका फॉर्मूला EX इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा PY इंटू PY अपॉन x। इसी के साथ साथ इसका एक और फॉर्मूला दिया जाता है जिससे काफ़ी अच्छे उपयुक्त विश्वसनीय परिणाम निकलते हैं। वो है EX इज इक्वल टू QX माइनस Q1X अपॉन QX प्लस Q1X इंटू PY माइनस P1Y PY प्लस P1Y अपॉन PY माइनस P1Y। इसमें QX x की प्रारंभिक मात्रा, Q1X x की नई मात्रा, P1Y PY y की प्रारंभिक कीमत, P1Y y की नई कीमत। अब मांग की तिरछी लोच की प्रकृति। मांग की तिरछी लोच की प्रकृति के अंदर हम ये देखते हैं कि तिरछी लोच किस किस प्रकार की हो सकती है। एक तो ये स्थानापन्न वस्तुओं के लिए हो सकती है, दूसरा पूरक वस्तुओं के लिए हो सकती है, और तीसरा जो वस्तुएं न तो स्थानापन्न होती है और न पूरक होती है। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त की जा सकती है, जैसे चाय कॉफ़ी कह सकते हैं हम, गेहूँ मक्का बाजरा, जो एक के स्थान पर दूसरी का काफ़ी हद तक प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी वस्तुओं के लिए मांग की तिरछी लोच पॉजिटिव होती है, EX इज ग्रेटर देन 0 होता है। क्यों पॉजिटिव होती है? उसका कारण है कि जैसे आप चाय कॉफ़ी का हम एग्जाम्पल लें, मान लीजिए कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई तो उपभोक्ता कॉफ़ी की खुद की मांग तो कम कर देंगे, लेकिन उसका जो सब्स्टिट्यूट है चाय, उसकी मांग को वो बढ़ा देते हैं। तो कॉफ़ी की कीमत और चाय की मांग में कैसा संबंध हो गया? पॉजिटिव रिलेशनशिप। पूरक वस्तुएं हैं, दूसरा डायग्राम देखिए। पूरक वस्तुएं जैसे कार, पेट्रोल, पेन, इंक आदि जो साथ साथ चलती है, तो ऐसी स्थिति में एक की कीमत बढ़ती है तो उसकी खुद की डिमांड कम होती है, लेकिन उससे साथ में जो जुड़ी हुई वस्तु है उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। जैसे कार की कीमत बढ़ी तो कार की डिमांड कम होगी, कार की डिमांड कम होगी, कार कम चलाई जाएगी, कार कम उपयोग में लिया जाएगी, तो पेट्रोल की डिमांड भी अपने आप से कम हो जाएगी। तो ये रिलेशनशिप कैसी हो गई? नेगेटिव या लेस देन 0। तीसरा, जब दोनों वस्तुएं बिल्कुल स्वतंत्र हो, एक दूसरे से उनका कोई संबंध नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में मांग की तिरछी लोच 0 होती है, 0 होती है, जो ये बताती है कि उनमें आपस में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, अब हमने तीनों प्रकार की मांग की लोच को पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं मांग की लोच को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। हमने देखा किसी वस्तु की मांग की लोच अधिक होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा लोचदार होती है, किसी की पूर्णतया बेलोच होती है। तो उसके क्या कारण है? उसके लिए कुछ तत्व हैं जो कि उसको प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है उसमें इम्पॉर्टेंट वस्तु की प्रकृति। वस्तु किस प्रकार की है? अगर विलासिता की वस्तु है तो उसकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है, उसकी कीमत में जरा सा अंतर होने पर उसकी मांग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आरामदायक वस्तु है तो उसकी मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। आवश्यकता की वस्तु है तो उसकी मांग की लोच सापेक्षतया बेलोचदार होती है। सेकंड पॉइंट, वस्तु के उपयोग, यानी वस्तु कितने उपयोगों में काम में ली जा रही है। जितने ज़्यादा उपयोगों में काम में ली जाएगी
उतना ही उसकी मांग की लोच अधिक होगी, क्योंकि कीमत में जरा सा चेंज होने पर उसके सारे उपयोगों पर मांग की मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसकी मांग की लोच अधिक होती है। स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता तीसरा महत्वपूर्ण कारक। जितने ज़्यादा मार्केट में स्थानापन्न मौजूद होंगे उतनी उसकी मांग की लोच अधिक होगी, क्योंकि एक कीमत बढ़ी तो उस वस्तु के स्थान पर हमारे पास 4 चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें हम उपयोग में ला सकते हैं, तो एकदम से उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी। तो इस तरह से स्थानापन्न वस्तुओं के अनुसार भी मांग की लोच प्रभावित होती है। फिर वस्तु प्रयोग के स्थगन की संभावना, यानी हम वस्तु के प्रयोग को कहाँ तक स्थगित कर सकते हैं। अगर स्थगित कर सकते होंगे तब तो उसकी मांग की लोच अधिक होगी। हमारे लिए स्थगित करना संभव नहीं होगा तो उसकी मांग की लोच कम लोचदार होगी। नेक्स्ट है उपभोक्ता का आय स्तर। अगर उपभोक्ता धनी उपभोक्ता है तो उस पर कीमत वृद्धि का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा और इसलिए उसकी कीमत इतनी प्रभावित नहीं होगी, यानी उसके लिए मांग बेलोचदार होगी, सापेक्षतया बेलोचदार होगी। लेकिन अगर निर्धन उपभोक्ता है तो जरा सी भी कीमत वृद्धि का उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और वो एकदम से मात्रा कम कर देगा तो वो ज़्यादा लोचदार होगी। समाज में धन का वितरण जितना ज़्यादा समान होगा उतना ही मांग की लोच अधिक होगी, क्योंकि मांग थोड़ा सा कीमत में परिवर्तन होने पर वो ज़्यादा लोगों की क्रय क्षमता को प्रभावित करेगा, ज़्यादा लोग उससे प्रभावित होंगे तो मांग की लोच पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर समाज में धन का वितरण विषम है तो निर्धनों के पास वैसे क्रय क्षमता नहीं है, धनी के पास बहुत ज़्यादा क्रय क्षमता है तो उन पर वैसे असर नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच कम होगी। समय तत्व, इस सारी प्रोसेस में जितना टाइम पीरियड हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम वस्तुओं की आदतों में, रुचियों में परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं, तो मांग की लोच उतनी ही अधिक होगी। अगर समय कम है तो हम एकदम से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो हमें उसी वस्तु का थोड़ी ज़्यादा कीमत पर भी उपयोग करते रहना होगा, तो उस स्थिति में मांग की लोच कम लोचदार होती है। इसी तरह संयुक्त मांग का मतलब एक वस्तु की मांग स्वतंत्र मांग नहीं है, बल्कि वो किसी वस्तु की पूरक मांग के रूप में है। तो अगर ऐसी मांग है तो उसमें जो मुख्य वस्तु होगी उसकी मांग की लोच कैसी है, उसके अनुसार पूरक वस्तु की भी मांग की लोच प्रभावित होती है। इस तरह मांग की लोच को बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं और वो सब मिलकर ये निर्धारित करते हैं कि किसी वस्तु की मांग की लोच ज़्यादा लोचदार होगी, कम लोचदार होगी, किस तरह की होगी। बच्चों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये न केवल फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बल्कि इसके साथ साथ ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में भी इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से कीजिए और उससे संबंधित सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।